हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं पहले भी पीएसआईआर पर और अन्य चीज़ों पर, जनरल नॉलेज के अन्य से रिलेटेड अन्य चीज़ों पर वीडियो बनाता रहा हूँ और इसको बारंबार कहता भी रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ यह आज का तीसरा वीडियो है और इसमें दो वीडियो यानी पहला और आज तीसरा ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जो कहा सुनी हुई है उसको लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ दी अपोजिशन यानी विरोधी दल के नेता हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही तीसरे टर्म की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने चक्रव्यूह की रचना की जिसमें जिसमें हमको फंसाने की पूरी कोशिश की। और दूसरा जो उनका वार था, जो दूसरा आरोप था या कटाक्ष था वो था एमएसपी की गारंटी को लेकर। तीसरा हलवा संबंधी यानी जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है उस पर इन्होंने टिप्पणी किया। और चौथा जातिगत जनगणना से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा बवाल मचा जातिगत जनगणना को लेकर के। रही बात उसकी चक्रव्यूह की, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमको अभिमन्यु बनाने की कोशिश किया था मोदी जी ने, लेकिन हम बन नहीं पाए। तो अनुराग ठाकुर ने उनके इस चार्ज का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी खुद अभिमन्यु बने थे और इंडिया अलायंस के अन्य लोग जो है उनको चारों तरफ से घेर करके मारना चाहते थे। वो तो कुशल नेतृत्व उनकी है जिससे वो बच करके निकल गए। दूसरा जो है एमएसपी की गारंटी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भी राहुल गांधी की सरकार लंबे समय तक रही है, वो उनको बोलने का हक नहीं है, लंबे समय तक रही है और वो चाहती तो एमएसपी पर गारंटी दे सकती थी, फिर हमारा इंतज़ार क्यों किया। तीसरा हलवा, तो उस चार्ज उस बार्ब का भी उन्होंने खंडन किया, ये कहते हुए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जैसे कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, उन जगहों पर भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर उसके बाद से भाजपा शासित राज्यों और भाजपा सरकार पर कटाक्ष करेंगे। चौथा जातिगत जनगणना की बात आई, तो जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने बहुत जोर लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिया था और अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तो वो भी इस बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। ये 30 जुलाई 2024 की घटना है जो कि लोकसभा में घटित हुई। उसमें जगदम्बिका पाल स्पीकर की चेयर में बैठे हुए थे, यानी जगदम्बिका पाल जो डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वह लोकसभा की कार्रवाई करा रहे थे। वही लोकसभा अध्यक्ष उस समय बन के बैठे हुए थे उनके चेयर में, चूँकि उस समय ओम बिरला साहब नहीं थे। तो इस प्रकार से इस चीज़ को लेकर अनुराग ठाकुर ने अपने तरीके से जो जवाब दिया, जिसमें चौथा कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने कहा जिसकी जाति का खुद ही पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपको जितनी गाली देना है हमको दीजिए, हम एपोलॉजी की मांग नहीं करेंगे, हम आपसे जो है ये नहीं कहेंगे कि माफ़ी मांगिए, लेकिन हम जातिगत जनगणना करवाने पर तुले हुए हैं और ये हो करके रहेगा, ठीक है, इसको हम करा के रहेंगे। तो इस पर उन्होंने अनुसूचित जनजाति का बहुत संक्षिप्त विवरण दिया। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर के बहुत मुखरित वो दिखे और इनकी जातिगत जनगणना को लेकर के बार बार वो कहते रहे, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। उनका कहना यह था जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि भाई किस जाति के कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत हैं, तब तक हम सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि इसका उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, सत्ता में आने का की कवायद है। बीजेपी ये कराने में इसलिए संकोच कर रही है क्योंकि उसको लगता है इससे समाज बंटेगा और समाज में बिना मतलब का वैमनस्यता फैलेगी। इस वजह से बीजेपी इसे कराने से हिचक रही है, भाग रही है। और राहुल गांधी बीजेपी की इस कमज़ोर नब्ज को जानते हैं। खास करके बीजेपी का जो कोर वोटर सवर्ण है और कारोबारी समाज है वो बीजेपी के साथ है और ऐसे में वो चाहते हैं राहुल गांधी कि भाई एससी कम्युनिटी अगर हमारी तरफ आ जाती है, अभी पूरी तरह से उनकी तरफ नहीं है, तो इसमें हम बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। और इसी को लेकर के वो बार बार इस पर तुले हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं।
अब राजनीति की बातें हैं, आगे क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, चूँकि अभी तो 2021 की ही जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है। संभवतः अगले साल कंप्लीट हो, 2026 से 2026 तक जो लोकसभा की सीटें वो अपरिवर्तित रहेंगी, तो संशोधन के दौरान ही वाजपेयी साहब के समय ही तय कर दिया गया था। 2026 के बाद महिला आरक्षण की भी बात आएगी और ये भी बात आएगी, तो हो सकता है 2026 के बाद इसको लागू किया जाए। उसमें बीजेपी कोई खेला कर सकती है, यानी वो जातिगत जनगणना करा सकती है। खैर जो भी है, इसको लेकर के अच्छी खासी बहस हो गई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर प्रहार कर दिया। एक्चुअली राहुल गांधी की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाननी जरूरी है। राहुल गांधी के बाबा फिरोज जहांगीर गांधी, जो जिनका जन्म 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे उस समय अंग्रेज़ों का एक प्रांत हुआ करता था, कराची भी उसी का हिस्सा होता था, तो बॉम्बे में हुआ था और वो 5 साल करीब इंदिरा गांधी से बड़े थे। तो इस प्रकार से वो पहले तो उन्होंने 1933 में ही प्रपोज किया था इंदिरा गांधी को, लेकिन इंदिरा गांधी की उम्र उस समय 16 साल थी, तो कमला नेहरू जो उनकी माता जी थीं, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि भाई अभी तो हमारी बच्ची बहुत छोटी है। बाद में चल करके फिर जब 1935 में कमला नेहरू बीमार पड़ी और उनको विदेश ले जाना पड़ा, तो पता चला ना तो इंदिरा गांधी उनके साथ उस समय थी 1936 में जब उनकी डेथ हुई, और ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे रहे। इस प्रकार से 1936 में जब उनकी डेथ हो गई, तो कमला नेहरू के मृत्यु के बाद फिरोज जहांगीर चांडी उनका नाम था। गांधी नाम तो महात्मा गांधी ने उनको दिया था, क्योंकि चांडी नाम से परेशानी थी। एक तो फिरोज जहांगीर नाम मुस्लिम नाम लगता था, लेकिन वो थे पारसी। एक्चुअली ऐसा है, उन्होंने बाद में चल करके जब टाटा का मुद्दा उठाया तब ये मामला खुल करके सामने आया। एक पारसी का विरोध कैसे कर सकता है, लेकिन वो पारसी थे, ये बात सही है, मुस्लिम नहीं थे। भले उनका नाम मुस्लिम लगता है, कुछ लोग ये कहते भी हैं कि भाई वो मुसलमान थे, लेकिन वो मुसलमान थे नहीं, वास्तव में वो पारसी थे। जो हमारे पास साहित्य उपलब्ध है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। और पारसी लोगों में भी दफनाने की प्रक्रिया इसीलिए इलाहाबाद में उनकी मज़ार है, उनका कब्र है। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से फिरोज जहांगीर चांडी जो है अब गांधी हो गए थे। और महात्मा गांधी ने, कहा जाता है, इंदिरा गांधी के साथ जब 1942 में शादी हुई इनकी फिरोज गांधी के, तो 6 महीने के भीतर ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये जो जेल चले गए, उसके पहले ही गांधी जी ने इन लोगों को अपना नाम दे दिया था। यानी फिरोज जहांगीर चांडी की जगह उन्होंने गांधी नाम दे दिया था, जिसे वो गांधी लिखने लगे थे। 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ बड़े पुत्र के रूप में। उसके 2 साल बाद संजय गांधी का जन्म हुआ। आप सभी लोगों को शेष स्टोरी पता है। 1950 से 52 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1952 में जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, 1951 में, लंबे समय तक चला, 4 साढ़े 4 महीना चला था। तो उसके बाद उन्होंने रायबरेली को चुना और रायबरेली से लंबे समय तक वो वहाँ के सांसद रहे। 1960 में उनकी हार्ट अटैक में मृत्यु हो गई। तब इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। पंडित नेहरू के शासनकाल के दौरान वो राज्यसभा की सदस्य थी। उस समय वो भूटान की यात्रा पर थी, यानी फिरोज गांधी की डेथ के दौरान भी वो भारत में नहीं थी, वो भूटान की यात्रा पर थी। बाद में जब उनको नहीं, डेथ के पहले शायद आ गई थी। डेथ मतलब जब वो हार्ट अटैक हुआ उस समय वो भूटान की यात्रा पर थी। बाद में उनको 58 में ही उनको हार्ट अटैक हो गया था पहला। दूसरा हार्ट अटैक उनका 1960 में हुआ। दूसरे हार्ट अटैक के दौरान वो थी उनके साथ। पहले हार्ट अटैक के दौरान वो भूटान की यात्रा पर थी। जो भी हो, लेकिन चूँकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, अब तो सोनिया गांधी 2024 तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व की है। अब वहाँ से राहुल गांधी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में। उन्होंने वायनाड केरल के सीट को छोड़ दिया है, जहां अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 300 से ऊपर लोग मरे थे। अभी भी वहां राहत और बचाव कार्य चल ही रहा है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के बाबा पारसी थे, यानी गैर हिंदू थे। जाहिर है उससे अगर हम जो देखें तो वो पारसी हो गए। उनकी माताजी क्रिश्चियन है, ये बात सही है, वो क्रिश्चियन नहीं है। और एंटोनियो माइनो उनका ओरिजिनल नेम है, इटली की रहने वाली है। और ये भी सही है कि वो मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान राजीव गांधी से उनका प्रेम हुआ।
और बाद में चल करके प्रेम विवाह हो गया। खैर, इसके आगे हम चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्षुद्रता फिर कहलाएगा। तो उसके इसलिए जो है जाति को लेकर के, राहुल गांधी की जाति को लेकर के बीजेपी के कुछ नेता मुखरित रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इसमें मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन सहमति भी रहती है उन नेताओं के साथ। दूसरे शब्दों में अनुराग ठाकुर ने अगर राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी किया है तो उसमें नरेंद्र मोदी की आम सहमति रही, मौन सहमति कम से कम रही होगी, अमित शाह की मौन सहमति रही होगी। इसी को लेकर के बवाल हुआ था लोकसभा के में, और लोकसभा में ही एक घटना घटी थी 30 जुलाई को, जब बजट पर आम चर्चा हो रही थी। और उस समय राहुल गांधी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन, विरोधी दल के नेता के रूप में उठ करके और कुछ कहने की कोशिश किया था। उसमें 4 मुद्दों को उठाया था बीजेपी के अगेंस्ट अपनी भड़ास निकालने के लिए। एक था चक्रव्यूह, जो कि जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। दूसरा एमएसपी, उसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। हलवा तीसरा था, जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड था, उसका भी मैंने जिक्र कर दिया है। और चौथा जातिगत जनगणना, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है राहुल गांधी ने 4 मुद्दों को उठाया था, लेकिन बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने इन चारों को काउंटर किया। बाद में चल करके निशिकांत दुबे, जो खुद उधर से झारखंड के संभवतः लोहरदगा या कहाँ से, वो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के काउंटर किया विरोधी दलों के चार्ज को। और उन्होंने इस मामले में ये बीजेपी का पक्ष रखा। ठीक उसी तरह से जैसे अनुराग ठाकुर भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, सूचना और प्रसारण मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कई बड़े मंत्रालयों को संभाला है उन्होंने। तो इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी ने अपने सांसदों, दो सांसद अधिक मुखरित रहे, माने दोनों सांसदों को इस बात की इजाज़त दिया, छूट दिया कि वो राहुल गांधी को काउंटर कर सकें। राज्यसभा में ये जिम्मेदारी सुधांशु त्रिवेदी ने निभाई। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था मामला। और जो घटना घटित हुई है उसका हमने ज्यों का त्यों उसको बता दिया। रही बात जातिगत जनगणना की, तो बीजेपी को डर लगता है भाई, इससे जो उसके कोर वोटर हैं उनकी संख्या का पता चलेगा और समाज में अनावश्यक विभाजन की स्थिति पैदा होगी। उनके कोर वोटर में सवर्ण आते हैं और व्यापारी समुदाय आता है। तो ये दोनों जो हैं बीजेपी से नाराज़ हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ओबीसी, एससी, जाहिर है उनकी संख्या ज़्यादा है। और बीजेपी चाहती नहीं है कि भाई जातिगत जनगणना करा करके अनावश्यक समाज में वैमनस्यता फैलाई जाए। और राहुल गांधी पॉलिटिकली इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं। अब देखना यह है, चूँकि 2026 तक तो लोकसभा की सीटें अपरिवर्तित रहेंगी, उसके बाद ही बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई दांव भी खेल सकती है, यानी जातिगत जनगणना करा भी सकती है। मोटे तौर पर जो व्यापारी वर्ग है और जो सवर्ण है, उसकी संख्या 18-20% के आसपास हो ही जाएगी। तो 18-20% तो बीजेपी का पक्का वोट रहता है। उसमें 80 से 90% वोट शेयर इनका रहता है। 10% लोग इधर उधर भटकते हैं। इस बार थोड़ा सा और कम हुआ है, 85-86, फिर भी 85-86 या 80 के आसपास जो है उनको मिला है। तो आगे भी उनको उम्मीद है कि भाई ये हमको मिल सकता है। मुस्लिम वोट देगा नहीं बीजेपी को। रही बात समाज के में एससी और अन्य पिछड़े वर्गों की, तो वो पीडीए का नारा दे करके घूम रहे हैं अखिलेश यादव जी। इस बार उनको सफलता मिली लोकसभा के चुनाव में। अब देखना होगा आगे 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, उसमें उनको क्या लाभ मिलता है। खैर, अब ये तो आने वाले समय में चीज़ें जैसे जैसे घटित होंगी वैसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए।